आपको इस वीडियो में मिलेंगे सीबीएसई बोर्ड के वो सारे क्वेश्चंस जो आपसे एग्जाम में या तो पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। तो आपको पूरी वीडियो देखना है, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा बहुत हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। लेकिन यार मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपको आई क्या? ये क्या होता है? ये मतलब क्या होता है? ये प्रिंटिंग प्रिंटिंग होता क्या है? नहीं आपको तो पता होगा यार, ऑब्वियसली यार आप टैलेंटेड हो यार। नहीं हमको तो नहीं बताया बाबू। प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है? किताब पे छापना, किताब पे कुछ भी छाप देना, पन्नों पे कुछ भी छाप देना मशीन के थ्रू। लेकिन जब हमारे पास मशीन नहीं थी, जब हमारे पास में छापने वाली मशीन नहीं थी, उस समय पर किताबों को कैसे छापा जाता था? कैसे छापा जाता था हमको तुम बता दो। अरे आप इसे पूछ रहे भैया, और किससे पूछ रहे? किताब कैसे छापा जाता? नहीं बता, हम बता हम बताएंगे, हम बताएंगे पूरा। खैर, अखलाक ए नसीरी। भाई ओ भाई, ये किस टाइम का नाम है? किस चुड़ैल का नाम है भैया? ये किसी चुड़ैल का नाम नहीं है बाबू। ये ना वो मेथड है जिससे हम किताबों को ना छपाई से पहले लिखते थे। किताबों को इस मेथड से लिखा जाता था छपाई से पहले। जब तक प्रिंटिंग नहीं आई थी तब उससे पहले किताबों को इस मेथड से लिखा जाता था। अखलाक ए नसीरी। ठीक है बाबू, अब ये मेथड होता क्या है जरा इसके बारे में भी देख लेते हैं। यार आप मुझे बताओ, आपको इससे पहले पता था क्या इसके बारे में? ऑब्वियसली पता होगा सर, हम पढ़ते हैं सर। थोड़ा ना मेरे से भी समझ लो, मुझसे समझ लो बाबू, समझ लो, मुझसे बता दो। चलिए मैं समझाता हूँ। देखिए, इस मेथड के अंदर, अखलाक ए नसीरी के अंदर एक बंदा होता था जो कि मुझसे बोलता था। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप सबके नंबर अच्छे हैं सीबीएसई बोर्ड में, आप सब टॉप कर जाओ। अब मैं ये सब मुंह से बोल रहा हूँ, ठीक है। एक बंदा होता था जो क्या करता था? सुन करके लिखता था। तो एक बंदा मुझसे बोलता था, एक बंदा सुन करके लिखता था। करता हाँ भैया बोलो, बोलो भैया, बोलो। तो कहते भैया बोल के लिख, बोलो। तो एक बंदा बोलता था, एक बंदा ना लिखता था सुन करके। इसी मेथड की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन इस मेथड में एक और बंदा भी होता था। वो क्या करता था? देखो, पहले वाले ने मुझसे बोला पीहू पीहू, दूसरे वाले ने सुना कुहू कुहू, और कॉपिया में नोट किया कॉपी के अंदर। तीसरे वाले ने क्या किया भैया? तीसरे वाले ने जो लिखा गया है कॉपी में उसको देख करके उसी से रिलेटेड चित्र बना दिया, डायग्राम बना दिया, बड़ा बड़ा प्यारा डायग्राम बना दिया। तो क्या हुआ? पहले ने बोला, दूसरे ने लिखा सुनने के बाद में, और तीसरे ने उससे डायग्राम बना दिया। इस तरीके से बुक को लिखा जाता था पहले। इस मेथड को बोलते हैं अखलाक ए नसीरी। लेकिन ना समझ में तो आपको आ गया होगा। एक काम करते, थोड़ा ना क्वेश्चन भी देख लेते हैं कैसे पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ डिड द बुक मेकिंग डन बिफोर द प्रिंटिंग के? प्रिंटिंग के आने से पहले बुक कैसे बनती थी या छपती थी? तो मेथड का नाम है अखलाक ए नसीरी। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट वाज अखलाक ए नसीरी? तो उसका आंसर है, अखलाक ए नसीरी वाज एन आर्ट व्हिच वाज यूज्ड इन बुक मेकिंग। अखलाक ए नसीरी एक आर्ट थी जिसका इस्तेमाल किताब बनाने में किया जाता था। इन दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल द टेक्स्ट बीइंग डिक्टेटेड, यानी इस मेथड में सबसे पहले जो टेक्स्ट होता था, यानी जिस चीज को लिखना होता था, सबसे पहले उसे डिक्टेट किया जाता था। डिक्टेट का मतलब होता है किसी के मुंह से बोलना। सबसे पहले उस टेक्स्ट को, यानी जिस चीज को लिखना है, सबसे पहले कोई मुंह से बोलता था, यानी डिक्टेट करता था। डिक्टेट माने मुंह से बोलना। उसके बाद उसे लिखता था, दूसरा बंदा राइट करना, और तीसरा बंदा उसे इलिस्ट्रेटेड कर देता था। इलिस्ट्रेटेड का मतलब होता है कि जो लिखा हुआ है कॉपी में उसका डायग्राम बना देना। तो इसे बोलते हैं अखलाक है नसीरी। समझे आप मेरी बात? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी तो हमने पढ़ा अखलाक ए नसीरी, उसके बाद में एक नया मेथड आ गया भैया। नया मेथड आ गया प्रिंट करने का। प्रिंट करने का एक नया मेथड आ गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो प्रिंट करने का मेथड था, इसमें भी प्रिंटिंग को हाथ से किया जाता था। किससे? हाथ से। मशीन अभी तक नहीं आई थी। ठीक है, प्रिंटिंग का एक नया मेथड आ गया था, लेकिन मशीन अभी तक नहीं आई थी। अब जो मेथड आया था उसका नाम क्या है मैं बता दूंगा मैं थोड़ी देर में। लेकिन वो जो मेथड आया था प्रिंटिंग करने का हाथ से, वो सबसे पहले किन देशों के अंदर आया था?
किन देशों में आया था वो मैटर सबसे पहले? बहुत आसान है यार, मैं बता देता हूँ। देखो, सी फॉर कैट, सी फॉर चाइना, और सी फॉर, अब मैं बोलूंगा नहीं पापा, नहीं तो ना वीडियो में मेरे नीचे कुछ आ जाएगा लिख करके यूट्यूब की तरफ से कि तुम क्या क्या बोल रहे हो बच्चों से यार। तो सी फॉर आप समझ जाना भैया, ठीक है? हाँ, तो सी फॉर चाइना, जे फॉर जापान, जहां पर नहीं मिलता है खाने को पान उसे कहते हैं जापान, है ना भैया? देखो, अरे मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसी बात नहीं, आपको जापान में पान नहीं मिलता होगा, है ना? मिलता तो होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना? पर जहां पर नहीं मिलता खाने को पान, ऐसे ही बनाते हैं, उसे कहते हैं जापान। तीसरा, ओ माय गॉड, तीसरा नाम बड़ा स्पेशल है ना? कोरिया, हमसे नहीं हो रिया, कोरिया हमसे नहीं हो रिया, ओ माय गॉड। कोरिया से ना लड़कियां खास करके बहुत खुश हो गई होंगी एक नाम से, है ना? कौन सा नाम है वो? आए भैया, अरे भगवान, बीटीएस, क्या बात है। जो मेरे बीटीएस वालों की, जो मेरे बीटीएस वालों की, आई लव यू बीटीएस, आई लव यू यार, आई लव यू बीटीएस। तो भैया, चाइना, जापान और कोरिया, ये तीन देश ऐसे थे जहां पर प्रिंटिंग का सिस्टम सबसे पहले आया। मशीन वाली नहीं, हाथ वाली ही आया, लेकिन सबसे पहले प्रिंटिंग का सिस्टम आया। समझना मेरी बात? यहां पर लगे, यहाँ तो एक क्वेश्चन और भी हम समझ लेते हैं कि कैलीग्राफी क्या होता है। बोले भैया वीडियो पूरी देखिएगा, बीच में छोड़ के भाग जाओगे ना भैया, पेपर में नंबर नहीं आ रहे अच्छे, फिर 1 घंटा तो निकाल लो बाबू अपनी पढ़ाई के लिए, तो निकाल लो बाबू, चलो मेरे बाबू, निकाल। तो कैलीग्राफी, अभी कैलीग्राफी किसे कहते हैं यार? देखो, अच्छा लिखना, लिखते समय कोई भी गलती नहीं होना, एकदम साफ साफ लिखना, एकदम एक्यूरेट, यानी बिना गलती के लिखना, ऐसा लिखना कि भैया वो आपके लिए यादगार हो जाए, इतना सुंदर लिखना कि जो भी देखेगा वाह मजा आ गया भैया, मजे में। तो एकदम ऐसा लिखना कि यादगार बन जाए, यादगार माने रिमार्केबल, रिमार्केबल हो जाए, एकदम यादगार हो जाए भैया, ऐसा लिखना, एकदम एक्यूरेट लिखना, ऐसी स्टाइल में लिखना, इस कला को बोलते हैं कैलीग्राफी। क्या आप लिखते समय गलतियां करते हैं? अगर हाँ, तो आपकी स्टाइल कैलीग्राफी वाली नहीं है। लेकिन अगर कोई लिखते समय गलती नहीं करती है या नहीं करता है, तो उसकी स्टाइल है कैलीग्राफी। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आप लिखना एकदम एक्यूरेट है, बहुत ही यादगार आपकी राइटिंग है, लोग जिंदगी भर तक याद रखेंगे यार उसकी राइटिंग बड़ी अच्छी थी, तो आपकी कैलीग्राफी स्टाइल है। लेकिन अगर आपकी राइटिंग ऐसी है भैया कि जो कोई लिख करके पूरे बाबा बाबू हाथ से मत लिखियो, आगे ध्यान रखियो, आपसे ऐसे बोले, समझ लेना भैया आपकी राइटिंग कैलीग्राफी नहीं है। तो कैलीग्राफी आपको मैंने बता दिया, एक ऐसी स्टाइल जिसमें किसी वर्ड को एक्यूरेट लिखा जाता है, एकदम सही से, रिमार्केबल लिखा जाता है, जिंदगी भर याद रहे, अरे बहुत सुंदर लिखा जाता है, उसे बोलते हैं कैलीग्राफी। ठीक है भैया? लेकिन मैं बात कर रहा था कि जो प्रिंटिंग आई चाइना, जापान और कोरिया में, जो मेरे बीटीएस, तो चाइना, जापान और कोरिया में जो प्रिंटिंग आई वो हाथ से थी, मशीन वाली थी नहीं। कैसे, कौन सा सिस्टम था वो? बहुत आसान है, उसे बोलते थे वुड ब्लॉक सिस्टम, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग या वुड ब्लॉक सिस्टम। अब ये वुड ब्लॉक सिस्टम क्या होता है? वुड माने लकड़ी, वुड माने लकड़ी, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, काठी की धूप पे, नहीं, घोड़े की धूप पे जो मारा हथौड़ा, है ना? तो वुड ब्लॉक की बात करते हैं भैया, ये रहा वुड। वैसे तो इसको बोलते हैं डस्टर, डस्टर, समझ, जिसमें से डस्ट निकलती है टर्टर करके उसे बोलते हैं डस्टर, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये लकड़ी है, वुड है। ठीक है? अब हमें क्या करना है, एक नुकीली चीज लेनी है, ठीक है? सपोज दैट मेरे पास कोई पेन है जो कि बहुत नुकीला है, इस पेन से मानो निकल निकली कोई बहुत नुकीली है, मुझे इस पेन से लिखना है इसके अंदर, अब मैं इसमें लिखूंगा ऐसे करके गाढ़ा गाढ़ा, देखो अगर मैं लिखता हूं इस पेन से, आप देखो गाढ़ा गाढ़ा, तो आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे लाइन छप जा रही है, देखो यहाँ पे लाइन छप जा रही है ना, तो ऐसी गाढ़ा गाढ़ा हमें लकड़ी पे पहले लिखना है। जब गाढ़ा गाढ़ा लकड़ी पे हम लिखते हैं जिससे वो छप जाए, जिससे वो छप, जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है ए, देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ए, देखो ध्यान से देखो ए छप गया, देखो दिख रहा है आपको ए छप गया यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें गाढ़ा गाढ़ा लिखना है, फिर हमें ना उस पर कलर कर देना है, कलर कर देना है। फिर उसके बाद हमें एक कागज उठाना है, क्या उठाना है? हमें एक कागज, और हमें कागज के ऊपर छाप देना है, फिर हम हटाएंगे, ओ माय गॉड कागज मतलब छप जाएगा। सबसे पहले लकड़ी को लिया,
उकरा के बाद हमने एक पहना चीज लिया, पहनी चीज को हमने पेन पेंसिल पहनी चीज लिया, चाकू ले लिया, हमने उससे अच्छा लिखा लकड़ी पे, फिर हमने उस पर कलर कर दिया, फिर कागज उठाया, छाप दिया। इस मेथड को बोलते हैं वुड ब्लॉक सिस्टम। क्या बोलते हैं? वुड ब्लॉक सिस्टम। चलो देख लेते हैं पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा और हम आंसर क्या लिखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, इन विच कंट्रीज प्रिंटिंग डेवलप्ड फर्स्टली। आंसर है चाइना, जापान, कोरिया। फिर है व्हाट इज कैलीग्राफी। तो इसका आंसर है द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग विथ रिमार्केबल। रिमार्केबल का मतलब मैंने बताया था यादगार, एक्यूरेसी, यानी कि लिखने में कोई गलती ना हो, उसे बोलते हैं उस स्टाइल को कैलीग्राफी। अगला क्वेश्चन है कि वुड ब्लॉक सिस्टम चाइना में कब आया था। तो ये आया था 594 एडी में चाइना में आया था। 2024 चल रही है ना, तो ये 594 एडी लिखा पड़ा है और चाइना में आया था ये। और इसमें हम क्या करते थे, पेपर को रब करते थे, लिखा है ना, वह प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स। यानी लकड़ी का जो सरफेस था उसमें हम पहले इंक से यानी कलर से उसे भर देते थे, फिर हम उसमें पेपर को रगड़ते थे और पेपर छप जाता था। इस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग वुड ब्लॉक सिस्टम। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है अकॉर्डियन स्टाइल। अकॉर्डियन स्टाइल भैया जो होता क्या है, होता क्या है ये? अब बहुत आसान है भैया, आप बोलोगे तो बता दूंगा। अरे वाह, आपने बोल दिया, मुझे सुनाया कुछ दिया नहीं है, मैं तब भी बता दूंगा, पढ़ा दे श्रम भैया मैं जो बताता हूँ। अकॉर्डियन स्टाइल किसे कहते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो एक किताब है, ठीक है, अब ये तो मॉडर्न बुक है, आज के जमाने की बुक है ये, ठीक है, बट पहले जमाने में जो बुक्स होती थी ना, उनकी खासियत ये थी कि उनमें जो पन्ने होते थे ना, उनमें दोनों तरफ छेद होते थे। क्या होते थे? छेद होते थे पन्नों में दोनों तरफ, और वो बहुत ज्यादा पतले होते थे। भाई भैया बिल्कुल आपकी तरह, पतली पतली पतला पतला। मैं तो भैया मोटा हूं, मैं तो सांडू भैया। चलो ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि पहले जमाने में जो पन्ने होते थे बहुत पतले होते थे, उनमें छेद होते थे, तो उनको छापना बड़ा मुश्किल था, खासकर उनको संभाल के रखना बहुत मुश्किल था। तो क्या करते थे, मान लो कि ये किताब ना तो इधर से सिली हुई है, ना ही ये किताब इधर से सिली हुई है, किताब दोनों तरफ से खुली है और हमने इसके बीच में पन्ने लगा दिए। फिर क्या करना है हमें, ऐसे करके हमें मोड़ना है, और ये किताब खुली हुई है, मान लो, चलो इस तरफ से ले लो, इस तरफ से किताब खुली है ना, हमें ऐसे लेना है, इसको ऐसे करके हमें मोड़ना है। मोड़ने के बाद में, मोड़ लिया हमने, फोल्ड कर लिया, फोल्ड करने के बाद में हमें इसमें स्टैच लगा देना है। स्टैच का मतलब हमें इसमें सिल देना है, हमें इसे क्या कर देना है, हमें इस किताब को सिल देना है। तो किताब को इस तरह से मोड़ने के बाद, फोल्ड करने के बाद स्ट्रेच लगा देना, सिल देना, इस मेथड को बोलते हैं हम लोग अकॉर्डियन स्टाइल। ठीक है, और सबसे पहले ये स्टाइल किस देश में आई थी? सी फॉर, नहीं मैं बोलूंगा नहीं, मैं वो नहीं बोलूंगा सी फॉर क्या होता है, सी फॉर चाइना। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच कंट्री डिड अकॉर्डिंग स्टाइल कम फर्स्टली? आंसर है चाइना। फिर व्हाट इज अकॉर्डिंग स्टाइल? इन दिस मेथड द बुक्स वर फोल्डेड एंड स्टिचेज, यानी सिल दिया जाता था एक साइड को। ठीक है, बहुत आसान था। और चाइना को, व्हाई डिड द चाइना यूज अकॉर्डिंग स्टाइल? क्यों जरूरत पड़ी चाइना को अकॉर्डिंग स्टाइल की भैया? क्योंकि एज बोथ साइड ऑफ द थिन, मतलब पतले होते थे पन्ने, पोरस माने छेद होता था, शीट माने या पन्ने से, मतलब पोरस माने छेद, शीट माने पन्ने। As both sides of thin porous sheet could not be printed, so China accepted according style. देखो यार, चाइना में पहले किताबें छपती थी थोड़ी बहुत, फिर अचानक से चाइना में ज्यादा किताब छपी रही। बाबा बट ऐसा क्यों हुआ? पहले चाइना छपती थी थोड़ी बहुत किताबें, फिर एकदम से ना इतनी सारी किताबें चाइना में काय को छपने लग गई। काय को छपने लगी चाइना में इतनी सारी किताबें? बहुत आसान है, बहुत आसान है भैया, मैं आपको बता दूं, फटाफट फटाफट समझते हैं। और चलो सुनो 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 सुनो, ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड में आएंगे भैया, और अगर नहीं आएंगे ना तो सच बता रहा हूं मैं, इससे बाहर से भी नहीं आएगा। फिर बहुत मेहनत से बनाया सिर्फ आपके लिए, बिकॉज आई लव ऑल ऑफ यू। आपको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फटाफट से आपको बताता हूँ एक बहुत ही प्यारी सी कहानी, जिसको सुन करके आपको किसी के दिन याद आ जाएंगे। वाह, कहानी सुनो, सवाल पे ध्यान दो। एक था इंपीरियल स्टेट। अगर भैया मेरी स्पेलिंग गलत हो तो माफ करना भैया, भैया अगर स्पेलिंग गलत भैया माफ करना भैया, समझ रहे हो? बस भावना को समझो भैया। इंपीरियल स्टेट का मतलब होता है राजा, राजा राजा बाबू राजा। ठीक है, तो इंपीरियल स्टेट का मतलब होता है राजा। ठीक है, और
इसका मतलब क्या होता है? ब्यूरोक्रेट्स। क्या होता है इसका मतलब? अरे छोड़ दो, अभी रखो रे, छोड़ दो। पहले पहले इसकी बात करते हैं, राजा। भैया जब राजा की बात आती है तो हमारे दिमाग में कुछ चेहरे आते हैं बहुत ही सुपर डुपर। महाराणा प्रताप, उनको मेरा नमन। अकबर, शहनशाह हिंद, कई सारे चेहरे हमारे दिमाग के अंदर आते हैं। ऐसे ही चाइना के अंदर बहुत सारे राजा रहे होंगे, लेकिन आपको बता दूं मैं, 80% राजा जो होते हैं ना वो अनपढ़ होते हैं, 20% राजा पढ़े लिखे होते हैं भैया। समझे मेरी बात आप? हाँ, 80% राजा होते हैं अनपढ़, 20% राजा होते हैं पढ़े लिखे। तो भैया चाइना में दूसरे राजा थे वो अनपढ़ थे। अनपढ़ लोगों को काम करने के लिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत तो पड़ेगी ना? नहीं पड़ेगी तो बताओ मुझे, पड़ेगी ना जरूरत? अरे भैया डरो मत, अंदर से भी ना इंसान जब चाहता है, पता नहीं कौन सा इंसान है, शायद मुझे नहीं पता। तो वही मैं कह रहा हूँ कि राजा जो लोग थे उनको पढ़े लिखे लोगों की जरूरत थी काम करने के लिए। उन पढ़े लिखे लोगों को बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स का मतलब होता है वो पढ़े लिखे लोग जिनको जरूरत है चाइना के राजाओं की, क्योंकि चाइना के राजाओं ने जॉब देंगे। तो चाइना के राजा को चाहिए थे पढ़े लिखे लोग जो कि ये थे। लेकिन चाइना के लोगों को कैसे पता चलेगा, चाइना के राजा को कैसे पता चलेगा कि भैया कौन पढ़ा लिखा है कौन पढ़ा लिखा नहीं है? समझ लो, अच्छा से मैं पहुंच जाऊं राजा के पास, राजा साहब नमस्ते, मुझे जॉब पे रख लो। राजा बोले क्यों? बोलूंगा बहुत पढ़ा लिखा हूँ। राजा बोले अच्छा कितना पढ़े लिखे? बोलूंगा ए से लेकर जेड तक जानते हो एबीसीडी। राजा बोलेगा एबीसीडी आता है? बोलूंगा हाँ आता है। राजा को सुना? बोलूंगा ए बी सी डी। राजा बोलेगा ये क्या है? बोलूंगा ये तो एबीसीडी, एबीसीडी, बस मुंह में बीडी एबीसीडी। समझ मेरी बात आप? तो ऐसे काम नहीं चलेगा। राजा बोलेगा मेरे से कि सुनो, चाइना राजा बोलेगा मेरे से कि हमारे देश में एक पेपर होता है जिसे बोलते हैं सिविल सर्विस एग्जाम। तो राजा बोलेगा मुझसे चाइना का, हमारे यहाँ पर सिविल सर्विस एग्जाम होता है, पहले तुम उस एग्जाम को दो, उसमें तुम टॉप करो, उसके बाद मैं तुम्हें अपने यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स की नौकरी दे दूंगा। तो मैं दुकान पे जाऊंगा तुरंत, मैं दुकान वाले से बोलूंगा भैया सिविल सर्विस एग्जाम के लिए जो बुक मिलती है, क्या मिलती है? बुक। आई हुक आई हुक आई हाय आई बुक आई बुक आई हाय। तो जो बुक मिलती है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की वो मुझे दे दो, ऐसा मैं दुकानदार से बोलूंगा, दुकानदार मुझे बुक दे देगा। तो ये मेरे पीछे दौड़ता हुआ लड़का और आएगा, हटना भैया हटना हटना, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बुक देना भैया, दुकानदार उसको दे देगा। फिर एक लड़का दौड़ता हुआ आएगा, हटना भैया हटना, क्योंकि हर किसी को बनना है राजा के यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स। लेकिन वो बनना इतना आसान तो नहीं है, पहले आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अब इस एग्जाम में बैठेंगे हजारों लड़के लाखों लड़के बैठेंगे, तो बुक भी चाहिए होगी पढ़ने के लिए हजारों लाखों में मेरी बहना है। मुझे गाना नहीं आता भैया, ठीक है? तो मैं बता रहा हूँ आपको कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छे बैठेंगे चाइना के अंदर। फिर क्या करना पड़ेगा? सरकार को जो लोग किताब प्रिंट करते हैं चाइना में उनको फोन करके बोलना पड़ेगा भैया किताब ज्यादा छापो, क्योंकि किताब की जरूरत हमको ज्यादा है, किताब को ज्यादा छापो ना। छापोगे नहीं छापोगे तुम किताब को ज्यादा है, सब क्योंकि भैया हम छाप रहे वो किताब ज्यादा छापे। तो यही रीजन था चाइना में जो किताबें कभी कभी 50-100 छपती थी एक महीने में, वो अचानक से हजारों की संख्या में छपने लगी थी, क्योंकि चाइना के अंदर जो वहां का इंपीरियल स्टेट था राजा था, उसे ब्यूरोक्रेट्स रखने होते थे अपने यहाँ जॉब पर, जिनके लिए उसे ये पेपर दिलवाना पड़ता था और किताबें चाहिए होती थी। एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, व्हाई द वॉल्यूम ऑफ प्रिंट्स सडनली इंक्रीज इन चाइना? अचानक से वॉल्यूम माने मात्रा क्यों बढ़ गई प्रिंट की चाइना के अंदर किताबों की? आंसर जैसे कि हम जानते हैं कि इन एशियन टाइम यानी पुराने जमाने में देयर वाज इंपीरियल स्टेट इन चाइना। चाइना में राजा लोग थे, इंपीरियल स्टेट नीडेड ब्यूरोक्रेट्स, राजा को पढ़ लिखे यानी ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत थी। ऑल ब्यूरोक्रेट्स वर रिक्वायर्ड थ्रू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, यानी ब्यूरोक्रेट्स की भर्ती, रिक्वायरमेंट का मतलब होता है भर्ती, भर्ती तभी दी जाती थी उन्हें जब वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन निकाल देते थे। अब इस सर्विस एग्जामिनेशन के लिए टेक्स्ट बुक यानी किताबें मिलती थी, इसलिए लार्ज नंबर में किताबें छपी। For this examination was printed in large number, which suddenly increased the volume of print in China. ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्या भैया, क्या है भैया 17वीं सेंचुरी? नहीं पता ना, आज मैं आपको सेंचुरी के भैंस की टांग सेंचुरी मार के दिखा दूंगा मैं। ये ना कई बच्चों को पता ही होता है कि सेंचुरी लिखा होता है 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी, अभी चल रहा है 21st सेंचुरी। इसका मतलब क्या होता है?
क्या होता है इसका मतलब, मैं समझाऊंगा आपको। देखिए फटाफट से, यहाँ पे लिखा है 17th सेंचुरी, तो आप एक काम करें 17 यहाँ लिखे, उससे पहले क्या आता है 16 वो यहाँ लिखो। अगर मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ तो हमारे 20 सेंचुरी की, तो मैं 20 यहाँ लिखता, उससे पहले जो 19 आता है उसे यहाँ लिखता, ठीक है। जितनी सेंचुरी की हम बात करते हैं सेंचुरी में यहाँ लिखते हैं, उससे पहले जो नंबर आता है उसे यहाँ लिखते हैं, और बीच में लगा दो, बाद में 2 जीरो लगाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ 17th सेंचुरी का कि मैं 1600 से लेकर 1700 के बीच में बात कर रहा हूँ। यानी अगर 1602 की बात करूंगा मैं एक साल की, तो भी वो 17th सेंचुरी में आएगा। 1689 की बात करूंगा तो 17th सेंचुरी में आएगा। 1657 की बात करूंगा तो भी वो 17th सेंचुरी में आएगा, क्योंकि वो सब नंबर इसके बीच में ही आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अभी चल रही 21 सेंचुरी, अभी 21 सेंचुरी चल रही है, मेरी बात समझिएगा, अभी चल रही 21 सेंचुरी, तो उसका मतलब 21, उससे पहले 20, 2 जीरो लगा दो पीछे, तो 2001, 2002, 2024, 2030, ये सभी आपकी आएंगी 21 सेंचुरी में, जब तक 2100 नहीं आ जाता, जब तक 21 नहीं है। तो इस तरह सेंचुरी निकाली जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो सेंचुरी है वो निकालना आ गया है। तो अगर हम बात कर रहे हैं 17th सेंचुरी की, तो हम बात कर रहे हैं इसके बीच के टाइम। तो इसके बीच के टाइम में क्या हुआ चाइना के अंदर, मैं बताता हूँ क्या हुआ। एकदम ब्लूम हो गया, ब्लूम 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 हो गया एकदम से, मतलब संख्या बढ़ गई बहुत ज्यादा। किसी चीज का बढ़ जाना कहलाता है ब्लूम। किस चीज क्या हो गया चाइना में ऐसा, जो चाइना के शहर थे, यानी जो सिटी थी चाइना की, वहां पर एकदम से पब्लिक बहुत ज्यादा रहना शुरू कर दी। अब जब चाइना के शहर में लोग बहुत ज्यादा रहना शुरू कर दी, तो क्या हुआ, किताबें ज्यादा छपनी पड़ेंगी। अभी तक क्या था, शहर में कम लोग रहते थे, शहर में केवल पढ़े लिखे लोग रहते थे, खास करके जो विद्वान लोग थे, जिन्हें बोलते हैं अपन लोग स्कॉलर ऑफिशियल्स। स्कॉलर ऑफिशियल्स का मतलब होता है विद्वान लोग, साइंटिस्ट लोग, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग। आपसे ज्यादा नहीं बाबू, हम जैसे लोग नहीं यार, आपसे ज्यादा ही पढ़ लिखे यार। अरे नहीं यार, आई लव ऑल ऑफ यू यार, आपसे बहुत अच्छे हो, आपके नंबर अच्छे आएंगे इस बार, आई प्रॉमिस, माइंड माय वर्ड्स। आप इस बार ना एसएसटी में सबकी बहस की टांग करने वाले हो। चलो ठीक है, ये तुमसे निकल जाता है, पता क्या कहते जाता है, ठीक है। तो जो सिटी थी चाइना में जितने थी, वहां पर ब्लूम हो गया लोगों का, लोग बड़ी संख्या वहां पर रहने शुरू कर दिए, जिससे वहां पर किताबें ज्यादा छपने लगी। अभी तक किताबें केवल स्कॉलर ऑफिसर्स लोग पढ़ते थे, यानी बहुत ज्यादा विद्वान लोग पढ़ते थे। अब किताबों को बिजनेसमैन, जिन्हें हम मर्चेंट भी बोल सकते हैं, मर्चेंट यानी बिजनेसमैन, ऐसे लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, ताकि वो अपना डेली का हिसाब किताब उस कॉपी में किताब में नोट कर पाए। उसके अलावा लोगों को क्या पढ़ना पसंद था, किताबें कौन सी पसंद थी, पोयम पसंद थी, नैरेटिव्स वाली किताब पसंद थी, ऑटोबायोग्राफी, अगर किसी राइटर ने अपनी बायोग्राफी लिखी है तो वो किताबें लोगों को पढ़ना बड़ा पसंद था। तो ये सब चीजें लोगों को पढ़ना पसंद था। और औरतें पीछे नहीं, जो अमीर औरतें थी, रिच औरतें थी, रिच वुमेन्स, अमीर औरतें, उन्होंने भी किताब पढ़ना शुरू कर दिया था। गरीब औरतों में इतना टाइम नहीं था भैया जो किताब पढ़ पाए, क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं थे। एक और क्वेश्चन देख लेते, बाय द 17th सेंचुरी एज अर्बन कल्चर, अर्बन माने सिटी होता है, शहर होता है, ब्लूम्ड इन चाइना, एकदम से बढ़ गया चाइना में। तो इससे प्रिंट पर क्या असर पड़ा, डाइवर्सिफाइड का मतलब होता है अलग अलग हो जाना, बट यहाँ पे मतलब ठीक है असर पड़ा डाइवर्सिफाइड कि प्रिंट पर क्या असर पड़ा, जब चाइना में एकदम से पब्लिक जो थी वो ब्लूम कर गई शहरों के अंदर, अर्बन। पॉइंट पढ़ लेते हैं। इट मीन्स दैट 17th century a large number of people had started to living in cities, शहरों में रहना शुरू कर दिया। बिफोर दिस, इससे पहले only scholar officials used print, अभी तक केवल प्रिंटिंग का इस्तेमाल स्कॉलर ऑफिशियल करते थे, वही पढ़ते थे। बट नाउ मर्चेंट यानी बिजनेसमैन आल्सो स्टार्टेड टू यूज प्रिंट इन देयर एवरी लाइफ फॉर द कलेक्शन ऑफ ट्रेड इंफॉर्मेशन। ट्रेड इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जो भी बिजनेस या मर्चेंट करते थे उसकी इंफॉर्मेशन को वो कॉपी में लिख देते थे कि आज इतना माल बिका, इतना माल हमने खरीदा, ये सब। द न्यू लीडरशिप, यानी नए लोग आए, पढ़ने वाले अब नए लोग आ गए शहरों में, उनको फिक्शनल नैरेटिव्स वाली किताब पसंद थी, पोइट्री वाली किताब पसंद थी, ऑटोबायोग्राफीज पसंद थी, रोमांटिक किताब पसंद थी। और जो पैसे वाली ऑर्डिनरी रिच फैमिली वुमेन आल्सो बिकम रीडर ऑफ प्रिंटेड बुक्स, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है केवल अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था, इंडिया गुलाम बनाया था, केवल अंग्रेजों ने? नहीं भाई, अंग्रेजों ने तो पूरे दुनिया को लगभग अपना गुलाम बना दिया था। तो उसमें चाइना कैसे बचता भाई, चाइना को गुलाम बनाया था अंग्रेजों ने, समझ लो। कब बनाया था चाइना को अंग्रेजों ने गुलाम? 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी का मतलब सेंचुरी निकालना आपको मैंने सिखाया था, 19
उससे पहले आता है 18, 2 जीरो लगा लो। इनके बीच में जितने भी साल आ रहे हैं उन सालों के अंदर ही अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था। किसको? चाइना को बना दिया गुलाम। चाइना को अंग्रेजों ने बहुत मारा। फिर सुनो, फिर वो कह ची चल चल चल, ए हमरा के मत मारो भैया, ए बाबू तोहरा के गोड़ लाग लो, हमरा के मत मारो। लोग अंग्रेज कह रहे बहुत मारेंगे तोहरा, कपार फाड़ देंगे तोहरा के बर्बाद। अब उनको अंग्रेज बिहारी कसम बोल लगे, बिहार वाली भाषा, जो मेरे बिहार वाले, जो मेरे बिहार वाले, वैसे आई लव बिहार वाले, क्योंकि बिहार की भाषा जो है ना भाई, उसमें जो मिठास है वो किसी और भाषा में नहीं होती यार। बड़ी मस्त लगती मुझे भाषा। चलिए हम बात करते हैं इसकी। 19वीं सेंचुरी में चाइना को गुलाम बना दिया भैया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने चाइना को बना दिया गुलाम। अब जब किसी देश को कोई अंग्रेज गुलाम बनाते हैं तो अंग्रेज कहां पर रुकते हैं? उसी देश में रुकते हैं, अपनी फैमिली के साथ। जैसे भारत में रुकते थे, फिर अंग्रेज की अगर फैमिली वहां रुकेगी तो उनके बच्चे भी वहीं रुकेंगे। तो अंग्रेजों ने जब चाइना को गुलाम बनाया तो कुछ अंग्रेज वहीं पर रुक गए चाइना में, उनके बच्चे भी चाइना में रुक गए, उनकी फैमिली चाइना में रुक गई। तो फिर उन्होंने अंग्रेजों के स्कूल खोले जिसमें इंग्लिश पढ़ाई जाती थी अपने बच्चों के लिए। तो उनके बच्चों को जब इंग्लिश पढ़ाई जाती थी उसके स्कूल खोले चाइना में। अब जब स्कूल खोले गए तो उसके लिए किताबें चाहिए होंगी, ठीक है। अंग्रेजों को हाथ वाली किताब में कोई इंटरेस्ट नहीं था भैया। हाथ से लिखी गई किताब यानी वुड ब्लॉक सिस्टम अंग्रेजों को पसंद नहीं था। वुड ब्लॉक सिस्टम मैंने आपको बताया था, वुड ब्लॉक सिस्टम ये अंग्रेजों को पसंद नहीं था। तो अंग्रेजों ने क्या करा, उन्हें पसंद था मशीन से चलने वाली किताबें, जो मशीन से किताबें प्रिंट करी गई हो, उन्हें वो किताबें अच्छी लगती थी। अब चाइना में ऐसी कोई मशीन थी नहीं जो किताबें प्रिंट करती हो, क्योंकि चाइना में तो हाथ से किताब छपती थी वुड ब्लॉक सिस्टम से, मशीन तो छपती नहीं थी। तो अंग्रेजों ने क्या करा, बताओ क्या करा? अंग्रेजों ने फोन करा इंग्लैंड में और बोला भैया हमारे यहाँ पर तो मशीन ही नहीं किताब छापने वाली, शायद भैया हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा? हाँ बताओ। तो अंग्रेज क्या करेंगे? अंग्रेज यहां से इंग्लैंड जाएंगे, वहां किताब छपवाएंगे, फिर वापस यहाँ लेके आएंगे चाइना। ये करेंगे क्या वो? मतलब अगर 10 बार किताब छपवाना तो अंग्रेज 10 बार इंग्लैंड जाएंगे पानी के जहाज में नोट होकर के, फिर वापस वहां से आएंगे, फिर वहां पे किताब यहाँ पे चाइना में बांटेंगे। ये चल रहा है, मजाक चल रहा है? अंग्रेज एक बार इंग्लैंड गए, वहां से उन्होंने प्रिंटेड बुक को खरीदा, खरीदने को बोल सकते हो आप लोग, बाय करना, और उसे चाइना में लेकर के आए। तो फिर आप इसे बोल सकते हैं इंपोर्ट करना। इंपोर्ट करने का मतलब होता है जब हम दूसरे देश से किताब खरीदते हैं, कुछ भी चीज खरीदते हैं, उसे बोलते हैं इंपोर्ट करना। तो अंग्रेजों ने इंग्लैंड से किताब छापने वाली मशीन जो थी, प्रिंटिंग मशीन, उसे इंपोर्ट किया और चाइना में लेकर के आए। बहुत सारी मशीन लाए। अब चाइना में देखो बहुत सारी मशीन लाए तो उनको रखने के लिए जगह तो चाहिए ना। तो किस शहर को सारी मशीनें रखी गई? भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। चाइना की राजधानी क्या है? शंघाई। शंघाई, जो मेरे शंघाई की, जो मेरे शंघाई की, शंघाई आइलैंड, ठीक है। तो शंघाई में वो सारी किताबें रखी। ये चाइना की राजधानी, सॉरी सारी किताबें नहीं, सारी किताब छापने वाली मशीन रखी गई, प्रिंटिंग मशीन रखी गई। तो शंघाई जो था वो हब बन गया। हब का मतलब होता है मेन जगह, प्रिंटिंग मशीन का हब बन गया शंघाई। और यहीं से अंग्रेजों को इस चैप्टर बोला गया है वेस्टर्न स्कूल। वेस्टर्न स्कूल का मतलब होता है अंग्रेजों द्वारा बनाए गए स्कूल। तो जो वेस्टर्न स्कूल थे उनकी जो किताबें थी वो भी शंघाई से ही छपती थी। और कब आई प्रिंटिंग मशीनें इंग्लैंड में, सॉरी चाइना में? 19वीं सेंचुरी के लेट में, तो 19वीं सेंचुरी एंड होने वाली थी तब ये इंपोर्ट की गई थी प्रिंटिंग मशीन। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर सिटी ऑफ चाइना यूज्ड टू फुलफिल ऑल द नीड्स ऑफ वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स? शंघाई। Which city of China has become the hub of new print culture? Shanghai. When did mechanical printing replace hand printing in China? In the late of 19th century. When did Western printing technique, यानी इंग्लैंड की जो प्रिंटिंग टेक्निक की वो चाइना में कब इंपोर्ट हुई? After the establishment of Western government in China. वेस्टर्न गवर्नमेंट मतलब इंग्लैंड की सरकार। जब इंग्लैंड की सरकार स्टेबलाइजमेंट का मतलब होता है स्थापित होना, जब वो चाइना में आए इंग्लैंड वाले तब उन्होंने वो मौजूदा हाथों से चलने वाले सिस्टम को हटा दिया और प्रिंटिंग कल्चर जो है वो वेस्टर्न चलने वाला लेकर के आए। जहां पर नहीं मिलता है खाने को पान कहते हैं जापान। आई एम जस्ट जोकिंग यार, ऑब्वियसली जापान में पान तो मिलता ही होगा ना,
भाई के पान बनारस वाला टीचा टीचा टीचा, है ना। तो जापान के अंदर आपको पान तो मिलता होगा, तो बस मजाक कर रहा हूँ कि जहां पर नहीं मिलता खाने के लिए पान, उस देश को कहते हैं जापान। जापान। भैया चाइना के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं जापान के बारे में कि जापान में प्रिंट कैसे आई होगी। अगर आप इस वीडियो से अभी तक जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब आप उस पर भरोसा कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बड़ा थैंक्स। वीडियो से जुड़े रहें, इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द आएगा, आप वेट करिएगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट होगा, अगर मैं पूरा पार्ट डालूंगा कुछ तो ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी फिर, और आप सब बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द आएगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है आप सब लोगों की। ठीक है, चलिए तो जापान की अगर हम बात करते हैं कि जो जापान है भैया, जापान जो है ना, यहां पर प्रिंट कैसे आया। देखो एक बहुत छोटी दुकान मैं सुनाता हूँ, एक बहुत छोटी दुकान सुनाता हूँ मैं आपको। जैसे हिंदू धर्म है ऐसे ही मुस्लिम धर्म है, ऐसे ही आपका क्रिश्चियन धर्म है, ऐसे ही आपका बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म, महावीर धर्म यानी जैन धर्म भी है। हिंदू धर्म में जो पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं साधु। मुस्लिम धर्म में जो पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं सूफी संत, फकीर। क्रिश्चियन धर्म में जो पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं क्रिश्चियन धर्म में, उन्हें बोलते हैं हम लोग फादर। बौद्ध धर्म में जो पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं बुद्धिस्ट मिशनरीज। बस यही हमारा टॉपिक, यही टॉपिक यही है, बुद्धिस्ट मिशनरीज। ये कौन थे? जो लोग बौद्ध धर्म में पूजा पाठ करते हैं बहुत ज्यादा, जो लोग बौद्ध धर्म का ऐड करते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं और मुझे इस बात पे गर्व है। ठीक है, अब अगर मैं अपने धर्म का ऐड करने के लिए चाइना जाऊं, अमेरिका जाऊं, दूसरे देशों में जाऊं, ताकि मैं अपने धर्म का ऐड कर सकूं, वहां के लोगों को बताऊं कि भैया हमारे धर्म में ये खासियत है, हमारा धर्म इतना अच्छा है, ये है वो है। ठीक है, तो फिर मैं हिंदू मिशनरी कहलाऊंगा जो हिंदू धर्म का प्रचार करता है। तो ऐसी बौद्ध धर्म के लोग थे जो बौद्ध धर्म का ऐड करते थे, तो वो कुछ लोग चाइना से कहाँ गए, जापान में। चाइना में जो बौद्ध धर्म के मिशनरीज रहते थे, जो बौद्ध धर्म का ऐड करते थे, वो जापान गए चाइना से अपने धर्म का ऐड करने के लिए। ठीक है भैया, तो जापान के लोगों को उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में तो बताया, साथ में प्रिंटिंग के बारे में भी बताया। जब उन्होंने देखा तो जापान के लोग जो थे ना, वो अलग स्टाइल से लिखते थे किताबें। मैं आपको बातें बताऊंगा उनकी स्टाइल क्या थी। वो वुड ब्लॉक सिस्टम से किताब नहीं लिखते थे। अब चाइना में फेमस था वुड ब्लॉक सिस्टम, चाइना वाले वुड ब्लॉक सिस्टम से किताब लिखते थे। आपको बताया था ना, वुड इस पे गाढ़ा गाढ़ा लिख करके कलर भर के किताब को छापना पन्ने को, उसी को बोलते वुड ब्लॉक सिस्टम। तो चाइना वाले वुड ब्लॉक सिस्टम से किताब लिखते थे, जापान वाले नहीं लिखते थे। तो जब बौद्ध मिशनरीज वहां पर गए जापान में, तो उन्होंने बोला जापान के लोगों से, क्या बोल कहाँ करी छे किताब लिखी छे, तोहरा के पास वुड ब्लॉक सिस्टम नहीं छे। जापान वाला हम पे नहीं है, दो ना हमको, दो ना। हाँ ठीक है, उधम नहीं मचाते, शांत बैठो बच्चों, शांत बैठो, हम दे दें तुम्हें। तब बौद्ध मिशनरीज ने जापान के लोगों को वुड ब्लॉक सिस्टम के बारे में बताया। जापान के लोगों ने कहा भाई भैया हमारा तो पता ही नहीं था भैया, हमको तो मालूम ही नहीं था कि सिस्टम भी होता है वुड ब्लॉक सिस्टम। और जापान वालों ने वुड ब्लॉक सिस्टम से अपने यहाँ की सबसे पहली किताब छाप दी, जिसका नाम था डायमंड सूत्र। डायमंड सूत्र जापान की सबसे पुरानी किताब है और सबसे पहली प्रिंटेड बुक है। इस किताब की खासियत कुछ ऐसी थी, इसमें लगभग 6 शीट्स थी, 6 शीट्स थी इसके अंदर, 6 पन्ने आप बोल सकते हो। ठीक है, ये इस किताब की खासियत थी और ये सबसे पुरानी किताब थी। और इसके अंदर काफी सारे चित्र बने हुए थे किताब में, जिसको बोलते हैं हम लोग इलिस्ट्रेशन। देखो इलिस्ट्रेशन का मतलब ऐसे एग्जाम्पल भी होता है, लेकिन इस चैप्टर में इलिस्ट्रेशन का मतलब डायग्राम है, चित्रों से है। तो इस किताब में काफी सारे इलिस्ट्रेशन थे। ये सबसे पुरानी बुक थी डायमंड सूत्र। और प्रिंटिंग को कौन लेके आए थे जापान में? बुद्धिस्ट मिशनरीज। समझ रहे हैं एक बार? बहुत अच्छे। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वो इंट्रोड्यूस लेकर के आया हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन जापान, क्योंकि वुड ब्लॉक सिस्टम माने हैंड प्रिंटिंग के साथ
हाथ से करते छपाई। बुद्धिस्ट मिशनरीज 768 से 770 के बीच में लेकर के आए थे वो, क्योंकि साल अच्छे से पता नहीं थे ना हमारे इतिहासकारों को, हिस्ट्री वालों को, उन्होंने ऐसा अंदाजा लगा दिया कि 768 से 770 के बीच में लाए हुए। व्हाट इज द नेम ऑफ जापान ओल्डेस्ट बुक? डायमंड सूत्र, जिसको प्रिंट किया गया था 868 में। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन फालतू में भी है। व्हाट वाज टोक्यो एंशिएंट नेम? एक शहर है जापान में जिसका नाम आज टोक्यो है, उसका पहले नाम क्या था? एदो। ठीक है, उसका नाम पहले था एदो। अगला क्वेश्चन, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ डायमंड सूत्र? डायमंड सूत्र की जो किताब है उसकी खासियत क्या थी? इट वाज द ओल्डेस्ट प्रिंटिंग बुक ऑफ जापान, सबसे पुरानी किताब थी जापान की है, जिसमें 6 शीट्स थी और इलस्ट्रेशंस थी। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, व्हिच थिंग वर यूज्ड फॉर प्रिंटिंग पिक्चर्स इन जापान? अगर आपको जापान में उस जमाने में कोई पिक्चर छापनी होती थी, जैसे आजकल तो कागज छापने के लिए, तब क्या होता था? या तो कपड़ा यानी टेक्सटाइल पे छापते थे, या फिर प्लेइंग कार्ड यानी ताश के पत्तों पे छापते थे, या फिर पेपर मनी, जो नोट होते हैं हमारे 10 और 20 रुपए के, 100 रुपए के, 500 रुपए के, उन पे छापा जाता था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, जापान की बुक की खासियत क्या थी? देखो भैया, आपको बता रहे हैं हम, जापान की बुक की ज्यादा तो खासियत थी नहीं। पहली खासियत थी कि वो किताबें बहुत सस्ती हुआ करती थी। सस्ती को बोलते हैं इंग्लिश में चीप, समझ रहे हो? चीप उसे बोलते हैं सस्ती किताबें, तो बहुत सस्ती किताबें थी। दूसरी, वो किताबें आसानी से अवेलेबल थी, यानी आपको कहीं भी आप जाओ जापान में, आपको किताबें खरीद सकते थे। और उन किताबों में जो पिक्चर थी वो कहाँ छपती थी? या तो कपड़ों में यानी टेक्सटाइल पे, या फिर प्लेइंग कार्ड्स पे यानी ताश के पत्तों पे, या फिर हमारे मनी पेपर पे, यानी जो पेपर था मनी का, नोटों का, उसके ऊपर छपती थी वो किताबें। जो पोएट थे उनकी भी बातें उसमें लिखी जाती थी किताबों के अंदर, पोएट की, जो लेखक थे, राइटर, उनकी बातें भी लिखी जाती थी। ये जापान की किताबें खासियत थी, कुछ ज्यादा खासियत थी नहीं। देख लेते हैं what were the features of Japanese books? Picture were printed on textile, playing cards and paper money. Poet and prose writers. Prose writers मतलब होता है लेखक जो कहानियां लिखते हैं, उन्हें बोलते हैं prose writer, जो कहानियां लिखते हैं। पर रेगुलरली पब्लिश, उनकी किताबें, उनकी बातें थी वो पब्लिश की जाती, छापी जाती किताबों में। बुक्स चीप थी, सस्ती थी और इजीली अवेलेबल। अब भैया ये किसका नाम है? ये किस बला का नाम है? देखिए मंत्र तो नहीं है ना, ओ बोल क्लामुंडा चामुंडा बिचाई लाइक दैट, ऐसा तो नहीं है भैया। ठीक है, ये त्रिपिट का कोरियाना वो नहीं है। ठीक है, लेकिन इससे पहले यार मेरे मेरे अंदर से फील आ रहा है भाई, सुन लेना, मैं 2 मिनट सुन लेना। ठीक है, सुन लेना। ठीक है, मंगल भावन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजय जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। यहाँ जो लिखा है इसका संबंध जो है वो मैंने राम से जोड़ दिया है। क्यों जोड़ा है मैंने भगवान राम से? चलिए देखते हैं। देखिए, पुराने जमाने में, जब, आजकल तो किताबें आपको पता ही है, आजकल की बुक्स तो प्रिंटेड है, ठीक है, बट पुराने जमाने में जब रामायण लिखी गई थी तो क्या वो प्रिंटेड रही होगी? मशीनें थी उस जमाने में जब तुलसीदास जी ने या वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी तब? नहीं ना। तो उसी तरह से जो से हिंदुओं का जो मैन ग्रंथ है वो रामायण, भागवत, ये सब है, महाभारत, गीता। मुसलमानों का कुरान है, ऐसी बौद्ध धर्म वालों का है सुत्त पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक एक किताब का नाम है जिसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश लिखे गए हैं। तो ऐसी जो किताबें छपी बौद्ध धर्म वाली पुराने जमाने में, वो क्या प्रिंटिंग स्टाइल में छपी होंगी? क्या उन्हें पेपर पे छापा गया होगा इस तरीके से मशीन से? नहीं ना। कैसे छापा गया था? कैसे छापा गया था उनको? कहां गया? कहां गया वो? गया कहां पर? ये रहा, वुड ब्लॉक सिस्टम। वुड ब्लॉक सिस्टम। कितने लकड़ियों की जरूरत पड़ी थी किताब छापने में? जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे, जो बौद्ध धर्म, जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स थे, स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है धर्म की किताबें, जो बौद्ध धर्म की किताबें थी सुत्त पिटक नाम की, या बाकी किताबें जो थी, उन्हें छापने में कितने वुड ब्लॉक्स लगे थे? 80,000, 80,000 वुड ब्लॉक्स लगे थे। कितनी लकड़ियां लगी थी इनको छापने में? देखो, वुड ब्लॉक का काम पता है आपको? पहले उस पर लिखो, दाग दाग करके फिर कलर करो, पन्ना लेके ऐसे छाप दो, उसे बोलते हैं वुड ब्लॉक। उसके बाद हमें लकड़ी का कोई काम होता नहीं है। लेकिन क्योंकि इस लकड़ी से हमने बौद्ध धर्म की किताबें यानी स्क्रिप्चर छापे थे, तो क्या लकड़ी ऐसी फेंक दी जाएगी क्योंकि वो भगवान की चीज है? नहीं, उसको संभाल के रखा गया। अब 80,000 लकड़ी के ब्लॉक्स, वुड ब्लॉक बहुत बड़े बड़े होते हैं, उन्हें रखने के लिए आपको एक कमरा चाहिए बड़ा सा।
तो कोरिया एक देश है, कोरिया एक देश है। कोरिया याद से मुझे एक चीज याद आ गई, जो मेरे कोरिया बीटीएस, जो मेरे बीटीएस वालों की, जो मेरे बीटीएस वालों की, यार कुछ भी कहो, बीटीएस वालों की भाई बात अलग है, गाते कुछ और है, बजाते कुछ और है। आई लव यू, आई लव यू बीटीएस। ठीक है, तो देखिए मेरी वाला कि कोरिया एक देश है जहां पर पूरा बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म चाइना में भी है, जापान में भी है, कोरिया में भी है, इंडिया में भी है थोड़ा बहुत। तो कोरिया एक देश है जहां पर एक जगह है जिसका नाम है जगह का त्रिपिटिका कोरियाना। आप इसे कोई मकान मान सकते हो, ये कहां पर है मुझे नहीं पता कोरिया में, बट ये जगह है जहां पर 80,000 वुड ब्लॉक्स अभी रखे हुए हैं। और वो जो किताब की, जिस किताब की 80,000 वुड ब्लॉक्स रखे हुए हैं बौद्ध धर्म में, वो किताब कब लिखी गई थी? 13th सेंचुरी, 13th सेंचुरी। ठीक है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पढ़ लेते थोड़ा। व्हाट इज त्रिपिटिका कोरियाना? इट इज अ प्लेस नेम वेयर वी फाउंड द कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, यानी बुद्ध की किताबें ऑफ मिड सेंचुरी, 13th सेंचुरी, 13th सेंचुरी में छापी गई थी। विच वर इनग्रेव्ड, जिसमें बने हुए, जो कि बनी थी किताबें, जो किताब किससे बनी थी? 80,000 वुड ब्लॉक से जो किताब बनी थी। लग गया? तो ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट बहुत जल्द आएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, वेयर हैज द कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स वेजिटेशन व्हिच वर फाउंड इन त्रिपिटिका कोरियाना। कि त्रिपिटिका कोरियाना में जो 80,000 पाए गए हैं हमारे वुड ब्लॉक्स, उन्हें गिनीज बुक में कहां पर रिकॉर्ड किया गया है? यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, ये एक संस्था है जिसका काम होता है पुरानी चीजों को अपने रजिस्टर में लिखना, ताकि जब भी कोई पूछने आए कि भाई ये चीज जो है वो कहां पर है, जैसे आप जाओ, आप यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में जाकर पूछोगे कोहिनूर का एरा कहां है, तो बता देंगे इंग्लैंड में है। तो ऐसे अगर आप जाके पूछोगे 13th सेंचुरी में जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स की किताब लिखी गई थी उसके वुड ब्लॉक्स कहां पर है, बोल देंगे त्रिपिटिका कोरियाना में है। क्यों? क्योंकि इनके पास उसका हिसाब लिखा गया है। तो 2007 में इन्होंने रजिस्टर किया था त्रिपिटिका कोरियाना को। ठीक है, तो मैं आगे आपको इस वीडियो में सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरे पढ़ाने में कोई तकलीफ है या मेरे पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, मुझे कमेंट करके बताएं। मुझे अपने कमेंट का इंतजार रहेगा, अच्छे या बुरे दोनों का। आई लव ऑल ऑफ यू।